गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि ज्वालामुखी और उससे कितने प्रकार की होती हैं और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी और उससे द्वारा बने स्थलाकृतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्मा का उद्गार नीचे से होता है, स्टेनोस्फीयर से होता है। तो कुछ सारा मैग्मा बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो कुछ पदार्थ मैग्मा बाहर निकलता है, कुछ अंदर ही रह जाता है। तो उसका निर्माण कुछ ज़मीन के भीतर या पृथ्वी के क्रस्ट वाले भाग में भी हो जाता है और कुछ पार्ट बाहर निकल जाता है, वहाँ भी इस टाइप का स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो इसी आधार पर दो वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसे निर्मित स्थलाकृतियों को दो वर्गों में डिवाइड किया जाता है। पहला है बाह्य स्थलाकृतियाँ। बाह्य स्थलाकृतियाँ होता है जो ज़मीन के ऊपर बनते हैं। दूसरा होता है आभ्यंतरिक स्थलाकृति। आभ्यंतरिक स्थलाकृति है। ठीक है, तो बाह्य स्थलाकृति वो है कि जो दृश्य भाग होता है ज़मीन के, जो ऊपर क्रस्ट के ऊपरी भाग पे जो जिसका जमाव से बनावट होता है, उसको बाह्य स्थलाकृति बोलते हैं। बाह्य स्थलाकृति में भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं केंद्रीय उद्गार वाले, केंद्रीय उद्गार या केंद्रीय उद्गार वाला स्थलाकृति होता है, और दूसरा होता है दरारे उद्गार वाले। दरारे उद्गार वाला स्थलाकृति होता है। जो केंद्रीय उद्गार वाला स्थलाकृति होता है, जैसा कि हम लोग पिछली बार देखे थे कि उसका जो मैग्मा का निष्कासन होता है एक पाइप के थ्रू होता है, न कि एक दरार के थ्रू। ठीक है, एक पाइप के थ्रू ही मैग्मा का निष्कासन होता है। तो ये केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं। और जो दरारे उद्गार वाले दूसरा होता है, तो इसका एक दरार के थ्रू होता है। ठीक है, ये जैसे इतना बड़ा दरार है इसमें, तो दरार के थ्रू मैग्मा का निष्कासन होता है। ठीक है, ये दरार के द्वारा निष्कासन होता है। अभी देखते हैं हम लोग केंद्रीय उद्गार वाले। केंद्रीय उद्गार वाले स्थलाकृति, जब इसे जो मैग्मा का निष्कासन होता है, तो इसमें लगभग ऊंचे उठे हुए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ज़्यादातर ऐसे ऊंचे उठे हुए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और कुछ स्थलाकृतियाँ होते हैं जो नीचे धंसे हुए, जैसे क्रेटर हुआ या कॉल्डेरा हुआ, इस टाइप के स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऊंचे उठे हुए जो भाग होते हैं उसको। उसमें सबसे मुख्य है सिंडर शंकु। कई प्रकार के शंकु का निर्माण हो जाता है मैग्मा निकलने से, और उसके बाद से उसके धूल कणों से, राख से, खंडित पदार्थों से उसके जमाव होते होते धीरे धीरे ऊंचे पदार्थों का, ऊंचे भाग का निर्माण हो जाता है, ऊंचे स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। अभी देखते हैं इसको। पहला है इसमें सिंडर शंकु। यहाँ पर देखते हैं, पहला है सिंडर शंकु। इसका निर्माण धूल कण, जो ज्वालामुखी से उद्गार से निकलने वाले धूल कण होता है और राख होता है, उसके और उसके में उपस्थित विखंडित पदार्थ होते हैं, उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ रहता है। तो ज्वालामुखी के द्वारा इतना निकलता है और बाहर निकल के धूल कण सब निकलता है, तो उसके बाद नीचे गिर के जमने से इसका निर्माण होता है, न कि मैग्मा का इसमें योगदान होता है। इसलिए मैग्मा का इसमें योगदान नहीं होता है, बल्कि धूल कण और राख का योगदान होता है और विखंडित पदार्थों का योगदान होता है। इसमें जल का योगदान बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, तो यह है सिंडर शंकु। ठीक है, इस टाइप का जो दूसरा है कंपोजिट शंकु। कंपोजिट शंकु वो होते हैं कि जो एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हो गया रहता है, फिर दोबारा उद्गार होता है तो इसके ऊपर एक जमा हो जाता है, या एक ही उद्गार के समय विभिन्न प्रकार के अलग अलग परतों में उसका जमा हो जाता है, अलग अलग पदार्थों द्वारा निर्माण हो जाता है, तो वो कंपोजिट के रूप में होता है। जैसे एक ज्वालामुखी का वो शंकु का निर्माण हुआ, इसके ऊपर दूसरा शंकु बन गया, तीसरा बन गया, ऐसे ऐसे करके जब इसका निर्माण होता है तो ये कंपोजिट शंकु के रूप में निर्माण होता है। और ये काफ़ी ऊंचे होते हैं। और ये वाला जो सिंडर शंकु होता है बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, वो मुश्किल से कुछ फीट में ही इसका, मतलब कुछ फीट से लेकर के लगभग 100 फीट के नीचे तक ही इसका ऊंचाई इसका होता है, जबकि ये काफ़ी ऊंचा होता है। इस टाइप का जो ज़्यादा बड़ा होते होते पर्वत का रूप धारण कर लेता है, जैसे माउंट इजाल्को है, इस टाइप का भी
पर्वत से निर्मित है। ठीक है। तीसरा है परपोषित। परपोषित जो शंकु होते हैं उसका निर्माण होता है, कभी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ रहता है और एक शंकु का पहले से ही निर्माण हुआ रहता है, फिर जब दोबारा उद्गार होता है तो ये ऊपर वाला भाग प्लग के रूप में रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो मैग्मा इधर उधर से निकलने का प्रयास करने लगता है। तो स्थल जो चट्टानों है इसको तोड़ के बाहर से निकलने का प्रयास करता है, तो अलग पाइप के रूप में इधर से भी निकलता है ज़्यादा टूटने के बाद से, लेकिन इस साइड के भी जो पाइप होता है उसको भी निर्मित कर लेता है। जो साइड वाला पाइप होता है इसको साइड वेंट बोलते हैं, साइड वेंट। ठीक है। साइड वेंट का निर्माण, इसके थ्रू निकलता है और एक शंकु का निर्माण करता है, जो शंकु के ऊपर ही शंकु का निर्माण कर लेता है। जैसे ये शंकु का निर्माण हुआ, हालांकि ये शंकु जो मुख्य शंकु है इससे छोटा छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है। तो ये रहा परपोषित शंकु होता है। इसका भी उदाहरण है जो सस्तीना, यूएसए का सस्तीना ज्वालामुखी द्वारा बना हुआ जो पर्वत है, सस्तीना ये सबसे उदाहरण है। दूसरा है सस्ता है। सस्ता जो यूएसए का एक ज्वालामुखी पर्वत है, वो भी इसी टाइप का ज्वालामुखी पर्वत से निर्मित हुआ है। इसके बाद से एक फ्यूजियामा है, जापान का फ्यूजियामा। ये भी जो पर्वत है इस टाइप के ज्वालामुखी द्वारा भी, ज्वालामुखी के निर्माण से उसका उस पर्वत का विकास हुआ है। ठीक है। ये रहा परपोषित शंकु। चौथा है बेसिक लावा शंकु। बेसिक लावा शंकु वो होते हैं कि जिसमें अम्लीय पदार्थ कम होते हैं, इसमें सिलिका की मात्रा इसमें बहुत कम होता है। ये काफ़ी पतला होता है, पतला होने के कारण काफ़ी दूर तक धीरे धीरे बहते हुए फैल जाता है, फैल करके धीरे धीरे जम के एक पठार का निर्माण कर देता है। इसलिए इसका ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, कुछ फीट में ही होता है इसका ऊंचाई। ये इसका ऊंचाई होता है बहुत कम होता है, लेकिन लंबा दूरी तक जाता है। ठीक है। एक पठार का या मैदान का भी इस टाइप से निर्माण कर लेता है। ठीक है। तो ये रहा बेसिक लावा शंकु। पांचवा है अम्लीय शंकु, अम्लीय लावा शंकु। ये अम्लीय लावा शंकु है, उसमें जो ज़्यादा अम्लीय वाले पदार्थों से मिलकर के बना होता है। जो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होता है, सिलिका की मात्रा इसमें ज़्यादा होता है इसलिए, और लसलसा होता है, चिपचिपा टाइप का होता है, काफ़ी गाढ़ा टाइप होता है, ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाते हैं, इसलिए इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है। ये भी जो वहाँ का जापान का एक ज्वालामुखी है, एक जापान का ज्वालामुखी है फ्यूजियामा ज्वालामुखी, वो भी इसी टाइप का ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा। ठीक है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, अम्लीय प्रकार के मैग्मा द्वारा ही निर्मित हुआ हो उसका, तो काफ़ी उसका भी ऊंचाई ज़्यादा है। ये हम लोग देखे हैं बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में अभी देखे हैं। बाह्य स्थलाकृतियों में एक खास बात ये होता है कि ये बेसाल्ट द्वारा बने होते हैं, बेसाल्ट द्वारा। ठीक है। ये बेसाल्ट द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि अभ्यंतरिक जो होते हैं अधिकतर ग्रेनाइट द्वारा निर्माण हुआ रहता है। इसका निर्माण अधिकतर ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा हुआ रहता है अभ्यंतरिक का। इसमें बाह्य में एक केंद्रीय हो गया, और दूसरा है दरारे उद्गार वाले। दरारे उद्गार वाले जैसे कि हम लोग अभी बात किए कि इसका निर्माण उद्गार दरार के थ्रू होता है, न कि केंद्रीय एक पाइप के थ्रू होता है। पाइप के थ्रू नहीं होता है बल्कि दरार के थ्रू होता है। दरार के थ्रू होता है, ये इतना लंबे दरार के थ्रू होता है, तो इसलिए ये पठार का रूप ले लेता है या मैदान का रूप ले लेता है। ज़्यादा ऊंचाई वाला हो जाता है तो पठार का निर्माण होता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वो मैदान के रूप में होता है। तो इस टाइप का जो हम लोग देखे हैं कि हम लोग को जो इंडिया में भी है, महाराष्ट्र में जो दक्कन ट्रैप है या प्रायद्वीपीय पठार हैं, इस टाइप के भी उद्गार द्वारा निर्मित हुआ है। वो कोलंबिया पठार हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोलंबिया पठार भी हैं, या अन्य के जो दक्षिणी अफ्रीका में भी इस टाइप के भी पठार या मैदानों का भी निर्माण हुआ है। ठीक है। तो ये रहा केंद्रीय उद्गार वाले चट्टानों का स्थलाकृतियों के बारे में। अब दूसरा है आभ्यंतरिक चट्टान। आभ्यंतरिक
निर्मित स्थलाकृति होते हैं। तो अभ्यंतरिक में जो पृथ्वी के जो मैग्मा के भाग जो पृथ्वी के बाहर नहीं निकल पाता है, क्रस्ट के वाले भाग में या चट्टानों में उसका मैग्मा का प्रवेश कर जाता है और वहीं जम करके उसका एक चट्टान के रूप में हो जाता है और एक स्थलाकृति के रूप में निर्माण हो जाता है, तो स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। ठीक है, उसे अभ्यंतरिक स्थलाकृति कहते हैं। अभ्यंतरिक स्थलाकृति में सबसे मुख्य स्थलाकृति है बैथोलिथ। ठीक है, बैथोलिथ। इस प्रकार की स्थलाकृति काफ़ी पृथ्वी के काफ़ी नीचे वाले भाग में होती है, क्रस्ट के नीचे वाले भाग में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसका जमाव होता है। ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, चट्टानों के बीच में ही रह करके गुंबदाकार ये हो जाता है। ठीक है, ये गुंबदाकार कुल होता है और जो इसका आधार होता है इतना नीचे होता है कि हम लोग देख नहीं सकते। हालांकि अभी काफ़ी ये बहुत बड़ा विस्तृत और लंबा होता है। देख रहे हैं कि यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लंबा दूर तक बैथोलिथ का निर्माण हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्थलाकृति है। इसका बैथोलिथ का सबसे खासियत ये है कि ये किसी भी चट्टान में इसका निर्माण हो सकता है। ये अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान में भी हो सकता है। इसका अवसादी चट्टानों में यह आग्नेय चट्टान या रूपांतरिक चट्टान, ये तीनों चट्टानों में भी इसका विकास हो सकता है। किसी में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करके चट्टानों को तोड़ते हुए भी अपना और वहीं पर जम जाता है, तो इस टाइप का स्थलाकृति का विकास हो जाता है। ठीक है, यह बैथोलिथ होता है। दूसरा होता है फाइकोलिथ। फाइकोलिथ नहीं बल्कि लाइकोलिथ। लाइकोलिथ जैसे यहाँ पे हम लोग दिखे हैं बैथोलिथ वाला छोटा रूप में बना दिया, बैथोलिथ है ये यहाँ पे जम मैग्मा के जमने से बना है। दूसरा होता है लाइकोलिथ। ये लाइकोलिथ इसका सबसे खासियत होता है कि ये परतदार चट्टानों के बीच में ही बनता है। ये परतदार चट्टानों के बीच में मैग्मा का प्रवेश हो जाता है और वहीं पे जम के बन जाता है। जब मैग्मा का प्रवेश होता है तो दबाव से उसके ऊपर वाला भाग को उठा देता है या गुंबदनुमा कर देता है। ठीक है, ये भाग को प्रवेश करने से ये गुंबदनुमा आकृति बन जाता है। इसमें मैग्मा का प्रवेश हो जाता है तो ये गुंबदनुमा आकार का बन जाता है। इसकी खासियत है कि बस केवल ये अवसादी चट्टानों में ही बनता है। ये आग्नेय या रूपांतरिक चट्टानों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहाँ इसका विकास नहीं होता है। ठीक है, तीसरा है लोपोलिथ। ये भी अवसादी चट्टानों में ही इसका भी निर्माण होता है, लेकिन अंतर केवल इसमें यही होता है कि ये जैसे ये गुंबदाकार होता है तो ये नीचे के एक तस्तरी नुमा आकृति में इसका निर्माण होता है। तस्तरी नुमा जो आकृति होती है इसमें मैग्मा का प्रवेश कर जाने से लोपोलिथ का निर्माण होता है। ठीक है, ये तस्तरी नुमा या चम्मच नुमा इसका होता है। ठीक, ये यहाँ लोपोलिथ। चौथा स्थलाकृति है फाइकोलिथ। फाइकोलिथ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक संबलन और भू संचलन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बलन या संबलन। जब चट्टानों पर दरार पड़ जाता है, जब चट्टानों पर जब दबाव पड़ता है, जैसे ये चट्टान है काफ़ी दोनों तरफ से दबाव पड़ा तो इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस रूप में ऊपर नीचे बन जाता है। जो ऊपर नीचे वाला जिस टाइप के जो बलन टाइप के बन जाता है तो ऊपर वाले भाग को अपनत कहते हैं, अपनत। और जो नीचे वाला भाग होता है यहाँ वाला नीचे, ये अभिनत बोलते हैं। ये यहाँ पर जैसे दिया हुआ ये अभिनत का निर्माण हो जाता है। जो नीचे वाला भाग होता है अभिनत होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है उसको अपनत होता है। तो जब अपनत और अभिनत में ही मैग्मा का जमाव हो जाता है, इसमें मैग्मा का प्रवेश अपनतियों में मैग्मा का या अभिनतियों में मैग्मा का प्रवेश कर जाता है, तो इस टाइप का जो फाइकोलिथ होता है, इस टाइप के जो बने हुए स्थलाकृतियाँ होते हैं उसको फाइकोलिथ की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो फाइकोलिथ का निर्माण बलन वाले जो आकृति होती है या बलन वाले जो चट्टान होते हैं उसमें प्रवेश करने से इसका निर्माण होता है। पांचवा है सील या डाइक। सील या डाइक जो परतदार चट्टान होते हैं उसमें जब मैग्मा का प्रवेश कर जाता है तो इस टाइप का चट्टान वो स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये दोनों में अंतर यही होता है लोपोलिथ और डाइसील में कि ये जो सील होता है वो परत को तोड़ता नहीं है, बल्कि परत के बीच में ही
और परत को जो समानांतर ही इसका विकास हुआ रहता है। जैसे यह है कि इसका समानांतर नहीं है, ऊपर या नीचे किया हुआ है, इसको ऊपर किया है, इसको नीचे किया है, जबकि सील वाला जो भाग होता है ऊपर नीचे नहीं करता है, जबकि प्रवेश कर जाता है, केवल उसके जो उसका परत होता है, परत के समानांतर भी इसका भी विकास होता है। ठीक है, तो काफ़ी मोटे भाग में मतलब चला जाता है और इसके रूप में जम के ठोस हो जाता है, बस इस टाइप का स्थलाकृति का निर्माण होता है, सील होता है। और एक होता है सीट होता है, सीट जैसे ये दिया हुआ है, तो सील और सीट एक ही टाइप का स्थलाकृति है। अंतर इसमें इतना ही है कि जो सीट वाला भाग होता है कि इससे पतला होता है, जिसके पतले वाले भाग में प्रवेश किया है तो सीट की संज्ञा देते हैं, और ये जो मोटे वाला भाग है काफ़ी इसका मोटाई ज़्यादा हो जाता है तो सील की संज्ञा देते हैं। तीसरा है इसमें डाइक। डाइक जब सादी चट्टानों में ही मैग्मा का प्रवेश कर जाता है, लेकिन इसमें ये जो चट्टानों के लंबवत होता है, ये चट्टानों के लंबवत रूप में रहता है, और ये जो सील या सीट होता है वो चट्टानों के क्षैतिज रूप में रहता है। तो सबसे इसका मुख्य इसका विशेषता यही होता है कि डाइक होता है तो लंबवत होता है, चट्टानों के लंबवत होता है या धरातल के ही लंबवत में विकसित होता है। काफ़ी ये बड़ा होता है, यहाँ पर फिगर में थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन काफ़ी ये बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये इसमें मैग्मा का प्रवेश करने से इसका निर्माण हो जाता है। कई बार मैग्मा जो ऊपर वाला भाग होता है, जो चट्टान वाला भाग होता है, अपर्दित हो जाता है तो ये भाग ऊपर दिखने लगता है। ऐसे जब अपर्दन हो जाता है या अपर्दन के कारण ऊपर वाला भाग आ जाता है तो ये भाग ऐसे दिखना था, इसको ज्वालामुखी प्लग बोलते हैं, ज्वालामुखी प्लग, एक प्लग के रूप में ऊपर रह जाता है। ठीक है, और कई बार होता है कि मुलायम चट्टानों से यदि उसका डाइक का निर्माण हुआ रहता है तो ये कटते हुए धंस भी जाता है, नीचे गड्ढे टाइप का ही बन जाता है, या अपर्दित होते हुए धीरे धीरे नीचे हो जाता है, तो ये नीचे टाइप इस टाइप का भी स्थलाकृति का भी निर्माण करता है डाइक के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा ज्वालामुखी से संबंधित स्थलाकृति। इसमें भी देख लेते हैं 3D में इसको डिफाइन करने के लिए और क्लियरिटी के रूप में इसको दिया गया है। जैसे निकला हुआ है ज्वालामुखी पठार का ही निर्माण हुआ है, दरारे उद्गार के द्वारा निर्माण हुआ है। काफ़ी विस्तृत भाग में लावा का मात्रा जब विस्तृत हो जाता है और काफ़ी मोटे के रूप में मोटे रूप में बिस जाता है चारों तरफ, तो लावा पठार के रूप में निर्माण हो जाता है। जब वही लावा का जो पठार होता है करते करते छोटा हो जाता है, या पहले से ही कम लावा जब निकलता है और छोटा पठार के रूप में निर्माण होता है तो उसको मेसा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये पठार का ही छोटा रूप है मेसा, और उससे भी एक छोटा रूप हो जाता है, और जो छोटा रूप में जो बनता है वो बूटी की संज्ञा देते हैं इसको। ठीक है, बूटी, ये भी पठारनुमा भी आकृति होता है, लेकिन मेसे के अपेक्षा छोटा होता है। ये वह बूटी इसको बोला जाता है। एक कॉलेरा होता है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये वाला भाग क्रेटर की संज्ञा देते हैं इसको। जो ऊपर वाला मुख वाला भाग होता है, यहाँ पे कटोरीनुमा आकृति होता है, इसको क्रेटर की संज्ञा देते हैं। तो जब क्रेटर काफ़ी विस्तृत हो जाता है, या तो धंस करके ये भाग धंसता जाता है तब विस्तृत हो जाता है, या दूसरा है कि जब दोबारा यदि ज्वालामुखी उद्गार के बाद कुछ दिन के बाद फिर उद्गार होता है दोबारा, तो ये तोड़ते हुए सब निकल जाता है, बहुत बड़ा विस्तृत रूप में हो जाते हैं, तो ये कॉलेरा की संज्ञा देते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि पहले छोटा वाला भाग था, फिर विस्तृत होकर के इतना बड़ा हो गया है तो वो कॉलेरा बन गया है। और फिर जब दोबारा भी पहले वाला जो भाग होता है, पहले वाला उद्गार हुआ रहता है पहले वाला, तो उसका भी कुछ अंश रह जाता है, इस टाइप का जो बन जाता है, तो क्रेटर के अंदर क्रेटर टाइप का दिखने लगता है, तो क्या बोलते हैं इसको घोंसलेदार कॉलेरा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसको घोंसलेदार कॉलेरा, ठीक है, घोंसलेदार कॉलेरा की संज्ञा देते हैं जब घोंसलानुमा दिखने लगता है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग देखे हैं डाइक के रूप में देखे कि डाइक के जो ऊपर वाला भाग कट गया था तो उसको डाइक बोलते हैं, या ग्रीवा भी इसका नाम देते हैं, डाइक को ही ग्रीवा बोलते हैं। जैसे ऊपर उठा हुआ भाग होता है, ये मैक्सिको में इस टाइप का आकृति का एक सी प्रॉक करके है, सी प्रॉक मैक्सिको में सी प्रॉक,
इसी टाइप का आकृति है, ठीक है। वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, बाह्य स्थलाकृति, ठीक है। जैसे लाइकोलिथ फैकोलिथ, इसमें भी देख रहे थे 3D में कि लाइकोलिथ का निर्माण हुआ है और सारी चट्टानों के बीच में प्रवेश किया है और ये भाग ऊपर ऊंचा उठा दिया है। डाइक वाला जो भाग होता है ये लंबवत होता है, चट्टानों के जो क्षैतिज उसका स्तर परतदार होता है उसकी ये लंबवत होता है डाइक, ठीक है। सील है जो यहाँ पर पूरा पतला होता है सील की समय। और यहीं से देखते हैं कि मैग्मा का उद्गार हुआ है, ज्वालामुखी से उद्गार हुआ है, जो बाहर निश्चित पदार्थ हैं वो लावा के प्रवाह के रूप में हो रहा है और ज़्यादा दूर तक जाएगा तो यही पठार के रूप में निर्मित कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा ज्वालामुखी और इससे संबंधित स्थलाकृतियाँ। इससे यदि संबंधित कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर कल देखते हैं कोई नया टॉपिक या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो उसको लेकर के आते हैं, ठीक है। थैंक यू।